नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के विदेश नीति इतिहास के इस वक्त सबसे मुश्किल चौराहे पर खड़ी है। बेंजामिन नेतन्याहू से बढ़ती दूरी, पुतिन से बढ़ती नजदीकी, नेटो में बढ़ती दरार और इजराइल के साथ खराब होते रिश्ते। जो अमेरिका कभी रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, आज वहां पुतिन से यारी के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। पुतिन से इस यारी का सीधा असर अमेरिका के सबसे भरोसेमंद गठबंधन नेटो पर पड़ा है। नेटो में दो फाड़ की स्थिति है। यूरोप के देश सहमे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 55 मिनट तक पुतिन से बात कर रहे हैं और इस वॉर को खत्म करने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दे रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा का ठेका सिर्फ अमेरिका का नहीं है, लेकिन यह मोर्चा नंबर 1 है। उधर अमेरिका का प्यार कहे जाने वाले इजराइल को भी ट्रंप ने बलि का बकरा बना दिया है। जंग में डील करने के बहाने इजराइल को अकेला छोड़ दिया। तो इजराइल ने कह दिया कि इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखेगा, हम सीजफायर को नहीं मानते। इजराइल ट्रंप का गुलाम नहीं, अमेरिका का गुलाम नहीं है। यानी कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां से उसका रास्ता अकेला दिखता है। तो क्या मिड टर्म चुनाव की वजह से ट्रंप को यह करना पड़ रहा है? नेतन्याहू को ट्रंप ने हड़काया और कहा, जंग छेड़े तो हम फिर बचाएंगे नहीं और तुम जेल भी जाओगे। इस पर इजराइल का रुख सख्त है और कहा है कि अमेरिका तय नहीं करेगा कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है। तो क्या दोस्ती की कहानी अब खुददारी, दुश्मनी और गद्दारी में बदल चुकी है? क्या ट्रंप खुद के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के सहयोगियों की बलि चढ़ाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और इसी मुद्दे पर डिटेल से स्टोरी। ईरान अमेरिका जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त और दुश्मन की परिभाषा बदल दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बढ़ती नजदीकियां, नेटो के भीतर बढ़ती हुई बेचैनी और इजराइल के साथ रिश्तों में तल्खी, ये सब ऐसे संकेत हैं जो दुनिया की सत्ता समीकरण को बदल रहे हैं। पुतिन से ट्रंप की यारी का सीधा और सबसे घातक असर अमेरिका के सबसे भरोसेमंद गठबंधन नेटो पर पड़ा है। नेटो में दो फाड़ की स्थिति हो रही है। यूरोप के देश सहमे हुए हैं क्योंकि अमेरिका का रूस के साथ नजदीक आना यूरोप की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है और अमेरिका कह रहा है कि यूरोप की सुरक्षा का ठेका अकेले अमेरिका ने नहीं उठा रखा है। यानी पुतिन के खौफ के आगे यूरोप को अकेला छोड़ दिया गया है। ताजा खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से 55 मिनट तक बातचीत की, फोन लाइन पर, हॉटलाइन पर, और पुतिन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और कहा है कि रूस यूक्रेन जंग को वो खत्म करवा दें। यानी अब अमेरिका यूक्रेन के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। ट्रंप ने कई बार पुतिन की सार्वजनिक तौर से तारीफ की है। कल पुतिन ट्रंप में 55 मिनट तक बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग में हम मदद को तैयार हैं। रूस की मदद को लेकर नेटो में नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कई बार अनुचित बोझ बताया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप के रुख से कई यूरोपीय देश असहज हैं। नेटो के भीतर एकता और सामूहिक सुरक्षा पर बहस भी तेज है। जाहिर सी बात है, अमेरिका नेटो में अपनी भूमिका कम करना चाहता है। पुतिन के साथ नजदीकी बनाकर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन कहानी सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है। कहानी है ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग में भी। अमेरिका के सबसे करीबी मुल्क माने जाने वाले इजराइल से भी ट्रंप किनारा करने लगे हैं। जंग के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप ने डील के बहाने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। मिडिल ईस्ट में इजराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस इजराइल की ढाल बनकर अमेरिका हमेशा खड़ा रहता था, आज उसी इजराइल पर अमेरिका कूटनीतिक प्रहार कर रहा है। 70 सालों में पहली बार वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच इतनी कड़वाहट दिख रही है। ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह विदेश नीति चलाते हैं।
उनके लिए कोई विचारधारा, पुरानी दोस्ती, नई दोस्ती, ये चीजें मायने नहीं रखती। उनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वह है डोनाल्ड ट्रंप का फायदा, डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कितने डॉलर्स आएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ट्रंप को अमेरिका की भी चिंता नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू यहां से दोराहे पर खड़े हुए हैं। तो ये खबर आपको मिल गई होगी कि 19 तारीख को जिनेवा में पीस डील साइन होनी है। लेकिन इस पीस डील के खिलाफ विवाद शुरू हो गया है। ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही है। एक वक्त तो ऐसा आया कि ट्रंप ने फोन लगाकर नेतन्याहू को कह दिया, आर यू क्रेजी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराज है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके पूरी तरीके से हड़का दिया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम जेल में होते। तुम्हें अमेरिकी प्रशासन के लिए आभारी होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को इस समझौते से फायदा होगा। ईरान के पास परमाणु होता तो इजराइल 2 घंटे भी टिक नहीं पाता। लेकिन इस पीस डील के सामने आने के बाद इजराइल का खुला ऐलान भी सुन लीजिए। इजराइल ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल एक संप्रभु और आजाद मुल्क है और इजराइल लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखेगा, क्योंकि इजराइल किसी का गुलाम नहीं है कि किसी के कहने पर वो अपनी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दे। यानी इजराइल ने आंखें तरेर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इतनी बड़ी बात कि इजराइल किसी का गुलाम नहीं है। अब तक अमेरिका खुद को दुनिया में लोकतंत्र और अपने सहयोगियों का सबसे बड़ा रक्षक बताता आया है। हालांकि इतिहास के पन्ने उल्टेंगे तो कई ऐसे मौके सामने आते हैं जब वॉशिंगटन पर ही अपने साझेदारों को बीच रास्ते में छोड़ देने या वादों से मुकर जाने के आरोप लगे। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक और कुर्द लड़ाकों से लेकर कई क्षेत्रीय सहयोगियों तक अमेरिका की विदेश नीति बहुत बार यूज एंड थ्रो पर डिपेंड नजर आई, जिससे अमेरिका की आलोचना हुई। लेकिन नेटो यानी कि यूरोप और इजराइल कोई पहली बार इस धोखेबाजी के शिकार नहीं हो रहे। लिस्ट लंबी है। 1975 दक्षिण वियतनाम, अमेरिका ने लंबे समर्थन के बाद सैगोन से अचानक वापसी की और दक्षिण वियतनाम की सरकार ढह गई। 1980 अफगान मुजाहिदीन, सोवियत संघ के खिलाफ समर्थन दिया, युद्ध खत्म होते ही अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 1991 इराक, शिया और कुर्द, सद्दाम के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया, फिर सैन्य मदद नहीं दी, विद्रोह को कुचल दिया गया, हजारों लोग मारे गए। 2011 मिस्र, लंबे समय के सहयोगी राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से दूरी बना ली। अरब स्प्रिंग के दौरान समर्थन वापस ले लिया। 2019 सीरिया के कुर्द आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़े, लेकिन कुर्दों को अकेला छोड़कर अमेरिकी सैनिकों ने वापसी कर ली, जिसके बाद हजारों कुर्दों को मौत के घाट उतारा गया। 2021 अफगानिस्तान, 20 साल तक तालिबान के खिलाफ अमेरिका लड़ता रहा, अफगानियों का समर्थन करता रहा, लेकिन उन्हीं अफगानियों को मरने के लिए छोड़ दिया तालिबान के हाथों और तालिबान को सत्ता की चाबी दे दी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आया किया, आप यहां रुपये की जगह डॉलर लगा सकते हैं। अब पुतिन से दोस्ती का हाथ, यूरोप से दूरी, ईरान से डील, इजराइल को सख्त संदेश। अमेरिका की नई विदेश नीति दुनिया में क्या जुल्म ढाएगी, क्या कयामत लाएगी, कोई नहीं जानता। इसके रिपरकशंस क्या होंगे, दूरगामी इंपैक्ट क्या होंगे, ये भी अभी एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए और इस मुद्दे पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। बातचीत के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार। और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगी अमेरिका से लाइव, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले आलोक जी का रिएक्शन लेते हैं और जानते हैं कि इजराइल के इस बयान पर आलोक जी क्या कहेंगे। इजराइल ने कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, लेबनान में कार्रवाई अनिश्चित काल तक जारी रहेगी, अमेरिका के बस में जो है वो करके देख ले।
देखिए, मैंने कल भी बोला था, विवेक जी नमस्कार, मैंने कल भी बोला था कि इजराइल जो है वो अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगा। और ट्रम्प जिस तरह की दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, ये पूरे विश्व में आपका आकलन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही बड़ा उथल पुथल ला रहे हैं ट्रम्प अपनी नीतियों के कारण। देखिए, ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि इजराइल अगर वहां से वापस निकलता है तो हिजबुल्लाह का आक्रमण कभी भी इजराइल के ऊपर खत्म नहीं होगा। हिजबुल्लाह कभी भी शांति समझौते में इस बात पर सहमत नहीं हुआ है कि हाँ, वो आक्रमण रुकेगा इजराइल के ऊपर में। तो ऐसे में तो मुझे बहुत ही खतरा लग रहा है कि ये संधि अगर साइन हो भी जाती है तो कितने दिनों तक ये संधि चल पाएगी। क्या ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़ देंगे, जिस तरह से उन्होंने नाटो को छोड़ दिया है? क्या ट्रंप, जब इजराइल को बुरी तरह मार पड़ने लगेगी अगर ईरान से, तो फिर ट्रंप साथ आ जाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा, ये इस समय आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, ट्रंप ने जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व को चौंकाने वाली हैं। आप देखिए, पिछले ही साल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में किस तरह के रिजोल्यूशंस पास कराए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने ये रूस को 2022 के आक्रमण का दोषी बनाने वाला या दोषी मानने वाला रिजोल्यूशन पर वोट नहीं दिया, उसका पुरजोर विरोध किया। उसका एक अमेंडेड रिजोल्यूशन वो लेके आए, जिसमें सिर्फ कहा गया कि युद्ध रोका जाए और रूस की बिल्कुल आलोचना नहीं हुई। तो अमेरिका निश्चित रूप से रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। कारण इसके पीछे कई हो सकते हैं। ये कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि अमेरिका आज के दिन में रूस को अपना नंबर एक प्रतिद्वंदी नहीं मान करके चीन को नंबर एक प्रतिद्वंदी मान रहा है, और वह रूस से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स में और भी रीअलाइनमेंट हो। और नाटो इससे बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। G7 समिट में ट्रंप साहब गए तो हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर वो नाटो देश है जिनको ट्रंप ने विश्व राजनीति में विभिन्न जगहों पे विभिन्न मुद्दों पे दरकिनार कर रखा था। तो ये G7 समिट में किस तरह का रुख होता है ट्रंप का इन G7 कंट्रीज के प्रति, और ये जैसे यूके और फ्रांस, ये किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं ट्रंप के साथ में, ये देखने वाली बात है। बहुत ही दिलचस्प G7 समिट होने जा रहा है इस बार का इन मामलों में। और नहीं, निश्चित ट्रंप रूप के से लिए आप क्या ये दिलचस्प मानिए होगा? विवेक ट्रंप जी। 5 झूठ लेकर आएंगे, खत्म G7 समिट। भाई आदमी, जिस आदमी की जी पूरी सियासत, जिसका पूरा करियर झूठ के बुनियाद पर टिका हुआ है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? आपके मुंह पे मैं जी बोल दूंगा अभी, आलोक जी बहुत बढ़िया बात करते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बाद में जाकर बोल दूंगा आलोक जी को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। यही है ट्रंप का। तो ट्रंप ने, वो और सबकी विवेक जी मैं वो बस एक G7 बात देशों की, और, नहीं नहीं आलोक आलोक सर, वो G7 देशों की तारीफ कर देंगे और बाद में अमेरिका में जाकर बयान देंगे कि G7 किसी काम का नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। हाँ विवेक जी, बस एक लाइन ऐड करना चाहता हूं। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ट्रंप का नहीं है, क्योंकि आप पिछले साल से देखिए 2025 में जो हुआ, तो जनवरी फरवरी से ही, फरवरी में ये सब यूनाइटेड नेशन पे सब कांड हो रहे थे। और ये समझी सोची राजनीति के तहत ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है, और विश्व में इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। जी हाँ विवेक जी। ये तो बगैर इसराइल के सीजफायर मुमकिन कैसे है फिरोज जी? जी जी जी। नहीं, बेसिकली इसराइल का टारगेट ये है कि सीज फायर ना हो, इसलिए वो सैबोटाज कर रहा है लगातार बेरूट में नरसंहार करके। उसने जो गाजा में जो नरसंहार किया है, वो दाइये जो उसने 2006 में जो अटैक किए थे और पूरे के पूरे इलाके साउथ बेरूट के कॉलोनीज में किए थे, वही उसका इरादा है, मगर ईरान ने उसको रोका है। इसराइल का कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसराइल का एक ही प्रिंसिपल है, सुप्रीम हेजेमनी। मैं दुनिया पे राज करूंगा, मैं अमेरिका पे राज कर रहा हूँ। अभी अमेरिका में उसका राज खत्म हो रहा है। एप्स्टीन फाइल के मोसाड के माध्यम से उसने जो ब्लैकमेल रिंग चलाई है, पीडोफाइल रिंग चलाई, छोटे बच्चों का जो बलात्कार, ये ट्रम्प जैसे जो लोगों ने, बिल गेट्स ने किया है। रूलिंग एलिट जो है पूरी की पूरी उसमें लगी है अमेरिका की, जो मोसाड के हाथों में ब्लैकमेल हो रही है। और एपैक का फंडिंग है। ये दोनों तरीकों से इसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को कंट्रोल किया है, मगर वो कंट्रोल अभी कम हो रहा है। अमेरिका में 80% जनता अभी अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। 80% डेमोक्रेट्स, 60% मिनिमम रिपब्लिकन्स का भी वही हाल है। तो बड़े पैमाने पे अमेरिका में अभी विरोध हो रहा है कि बहुत हो गया इजराइल की, ये जिस प्रकार से हमें
जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन, रॉबर्ट एफ कैनेडी का असैसिनेशन, यूएसएस लिबर्टी जो भी 8 जून पे जो अमेरिकन सेलर्स को उसने 1967 मारा था, जिस प्रकार से इजराइल ने अभी तक अमेरिका को हैंडल किया है, ब्लैकमेल किया है, चला है, अभी वो टूट रहा है। और वो टूटे का सबसे बड़ा कारण है कि वो ईरान के सामने इजराइल हार चुका है, अमेरिका भी हार चुका है, वो रियलिटी है। दूसरी जो बात है कि जहां तक इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात है, शायद यहाँ के भाई साहब को पता नहीं, मगर इजराइल केवल एक अकेला राष्ट्र है देश में, दुनिया में, जिसने अभी तक अपने मैप यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिए। कौन से बॉर्डर है इजराइल के भाई? लेबनान तक, सीरिया तक, इजिप्ट तक कौन से बॉर्डर है? और नेतन्याहू का 1996 का डॉक्यूमेंट है कि ओस्लो वाज अ मिस्टेक, वी हैव टू एंड द ओस्लो अकॉर्ड्स। और नेतन्याहू ने बार बार बोला कि देयर विल बी नो पैलेस्टाइन ऑन माय वॉच। तो प्रॉब्लम इजराइल है, ना पैलेस्टाइन है, ना लेबनान है, ना ईरान है, ना दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम इज इजराइल, उसका सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी। और अभी ये जो बोल रहा है कि मैं गुलाम नहीं हूं अमेरिका का, भाई अमेरिका तुम्हारा गुलाम था, अभी अमेरिका निकल रहा है तुम्हारी गुलामी से। और जिस दिन अमेरिका ने तुमको हथियार और पैसा देना बंद कर दिया, तुम्हारा ये जो तमाशा दुनिया में लगा के रखा है इजराइल ने, क्योंकि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बेनी गांस वॉर क्रिमिनल है, निकोलस क्रिस्टोफ का आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में आ चुका है कि किस प्रकार से बलात्कार इजरायली प्रिजन्स में खास करके सिद्धे लेकिन फिरोज जी, क्या ये पॉसिबल है कि इजराइल लेबनान पर हमला करता रहे और ईरान सीजफायर में चला जाए, अमेरिका से डील कर ले? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? नहीं, पॉइंट ये है कि देखिए, ये सीज फायर तो बेसिकली अमेरिका और ईरान के बीच में है, ओके। अगर इजराइल इसका उल्लंघन करेगा, वो विड्रॉ नहीं करेगा, और अगर वो जो जेनोसाइड वो कर रहा है बेरूट में और साउथ लेबनान में, तो ईरान अपना काम करेगा। ईरान या एक्सल ऑफ रेजिस्टेंस को, उसके जो एलाइज है, कोई प्रॉक्सी नहीं है। हमास उभर कर आए 87 में, जब ये इजराइल का वर्चस्व बढ़ते गया। हिजबुल्लाह उभर कर आए 82 में, जब लेबनान पे इजराइल ने हमला किया था, ठीक है। और अब समझ लीजिए कि इजराइल का एजेंडा ग्रेटर इजराइल का है, इजिप्ट टू द यूफ्रेटिस, फ्रॉम द नाइल इन इजिप्ट, नाइल जो इजिप्ट में नदी है, टू द यूफ्रेटिस इन इराक, ये इजराइल का एजेंडा है। तो इजराइल कोई सीधा साधा मुल्क नहीं है, सबसे बदतमीज बदनाम मुल्क है। ट्रंप ने यहां तक बोल दिया कि आज सबसे नफरत करने वाला जो मुल्क है दुनिया में, और जो सबसे हेटेड लीडर है, वो नेतन्याहू है। अमेरिका में भी बहुत सारी तब्दीली आ रही है, यूरोप तो समझ चुका है, ग्लोबल साउथ तो समझ चुका था। भारत में जो एक पक्ष है जो इजराइल के समर्थन में, जो अपनी उनको ना पैलेस्टाइन समझने आता है, और एक कॉलोनाइजिंग पावर, एक अपार्थाइड पावर को सपोर्ट करता है। ये यूरोपियन आश्केनाज़ी जूस ने आके जबरदस्ती पैलेस्टाइन में कब्जा जमाया है, ये तो इनका कुछ लेना देना नहीं है जी। वो पॉलिसीज डिस्कस की जा सकती है, लेकिन इससे सोल्यूशन कहां हो रहा है? लेबनान पर अगर हमले जारी रहेंगे तो इसमें कैसे सोल्यूशन आएगा? संजीव जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? देखिए विवेक जी, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो एक सहमति बनी है, ये मैं मानता हूं कि पूरे वेस्ट एशिया में जो शांति को स्थापित करने की दिशा में एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप फॉरवर्ड है। मैं इसको बिल्कुल शांति की स्थापना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन इतनी बुद्धिमत्ता जरूर ये प्रिवेल अब कर रही है कि एक शांति होनी चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होना चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ा जो आउटकम मैं देखता हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होगा, और दोनों अपना अपना जो ब्लॉकेड है वहां हटाएंगे, और एक बार फिर से वहां पर स्थितियां बहाल होंगी, एक नॉर्मल स्थितियों की तरफ ये पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज होगा, और इसका पूरा विश्व को और विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, ये जो डेवलपमेंट है। लेकिन जहां तक इजराइल का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, वो संभव है कि उसकी वजह से वो अपने जो लेबनान में जो ऑपरेशंस हैं उसको कंटिन्यू करें। हालांकि अमेरिका उसको लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उससे नाराज हैं, ये स्पष्ट है। लेकिन जो इलेक्शंस वहां आने वाले हैं इजराइल में, अक्टूबर के पहले वो कभी भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, अगले इलेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये और उस इलेक्शंस में बेंजामिन नेतन्याहू के पास जो सबसे बड़ा जो मुद्दा यही होगा कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, और उसको एजेंडे को लेकर के वो इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। लेकिन उनके ऊपर केसेस बहुत हैं, उनके ऊपर अनेक तरीके के मामले चल रहे हैं। तो ऐसे में यदि वो इलेक्शंस हारते हैं तो उनको आने वाले समय में अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, और उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी की वजह से वो अपना जो बहुत एडमेंट जो रुख है उसको बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इजराइल की जहाँ तक उसके ऊपर हिजबुल्ला के जो खतरे हैं, हूती के जो खतरे हैं, हमास के भी जो बच्चे कुचे वहाँ पे रेमिनेंट्स हैं वो भी खतरे पैदा कर सकते हैं, तो वो उसके इम्पेरेटिव्स हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी इजराइल के ऊपर कोई ऐसा खतरा आएगा तो इजराइल उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार ये युद्ध लड़ा है, उसका युद्ध आज भी जारी है। लेकिन यदि अमेरिका के कहने के बावजूद भी अगर बेंजामिन नेतन्याहू इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके पीछे उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स को भी उसको एक फैक्टर के रूप में मैं देखता हूं, और वो भी एक कारण है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को भी कहना चाहूंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।